बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीडीएम के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है और जो सफ़बंदी हो रही है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ पीडीएम के अंदर ही दरारें किस तरीके से हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को डिस्टेंस पे कर रहे हैं। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जब से ये पीडीएम की मूवमेंट बनी है उस वक्त से लेकर या जो नवाज शरीफ साहब का या मरियम साहबा का जो बयानिया जब से ये दोबारा से नैरेटिव उन्होंने लेकर आए हैं, शहबाज शरीफ साहब दानिस्ता अपनी बेल जो है उसकी एप्लीकेशन वापस लेकर उन्होंने जेल में जाना गवारा किया है, लेकिन वो इस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। इस तरीके आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कंपेन की बहाना करके बिलावल साहब ने क्वेटा के जलसे में भी पार्टिसिपेशन नहीं की थी और उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो नून लीग के हवाले से जो चीज़ें थी पीडीएम के जलसों के अंदर आई, उस हवाले से भी उन्होंने उसको डिसऑन किया। इसी तरीके से कराची के अंदर जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है उसको उनको उन्होंने तकरीर नहीं करने दी और कई जगहों पे आके उन्होंने ये भी वजाहत की कि ये जो बयानिया है ये पीडीएम का नहीं है, बल्कि ये नवाज शरीफ साहब का या नून लीग का ज़ाती एजेंडा हो सकता है। पीडीएम इस तरह की इदारों के ख़िलाफ़ किसी भी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बन सकती, ना ही पीडीएम का ये एजेंडा है। तो आज मुल्तान का जो जलसा था उसमें भी आपने देखा कि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है उन्होंने यौम तासीस भी था पीपल्स पार्टी का, लेकिन जिस तरीके से अख्तर मैंगल साहब ने तकरीर की या मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयानिया था उसके बिल्कुल बरअक्स था उनका बयानिया। उन्होंने बिल्कुल एक मुख्तसर सी तकरीर की और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं समझता हूँ कि उनकी वहाँ पार्टिसिपेशन थी, लेकिन इसके बरअक्स जो मरियम साहिबा हैं जिस तरीके से उन्होंने बातें की, जो उन्होंने बात जो क्रिटिसिज्म किया, जो मामलात उन्होंने किए, जो इदारों के ऊपर तनकीद की, वो आप सब के सामने है। नाज़रीन, अब जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मरियम साहिबा ने कहा कि जनवरी में ये हुकूमत चली जाएगी, और मरियम साहिबा का ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने कुछ दिन पहले जो बीबीसी के इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि फ़ौज के साथ हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो पहले हुकूमत को चलता करे। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है, जो चौधरी निसार अली खान साहब की जाती उमरा में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है और उससे पहले ख्वाजा आसफ, राना तनवीर और एक और जो रहनुमा है एहसन इकबाल साहब, उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और चौधरी निसार अली खान साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात। वही चौधरी निसार अली खान जो कलसूम साहिबा का जो इंतकाल पर तज़ियत करने के लिए आना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको अलाउ नहीं किया था। वही चौधरी निसार अली खान साहब जब वो छुट्टी पर और इस्तीफ़ा दे के घर चले गए थे, नाराज़गी का इजहार करके फवाद हसन फवाद उस वक़्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और वजारत में जाना भी छोड़ दिया था, लेकिन उस वक़्त भी नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बार बार इसरार के बावजूद उल्टा गिला भी था चौधरी निसार अली खान साहब को और लेके भी उनको नवाज शरीफ साहब के पास जाना चाहते थे। तो नवाज शरीफ साहब ने जाती उमरा में चौधरी निसार अली खान को लाने से शहबाज शरीफ साहब को मना कर दिया था। अभी जो मुलाकात ताज़ा तरीन हुई है चौधरी निसार अली खान साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की एक तवील मुलाकात हुई है और नाज़रीन आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा चौधरी निसार अली खान से जो रवैया रवा रखा है उन्होंने माजी में आपके सामने है। और यहाँ तक कि चौधरी निसार अली खान साहब भी मरियम नवाज़ की जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदाज़ सियासत है और जो उन्हीं के हवाले से उनके वालिद का भी अंदाज़ सियासत है, उससे सख्त वो क्रिटिसिज्म करते थे उनकी हुकूमत में भी जब वजारत में भी थे, तो इसी तरीके से वो भी उनको नापसंद करते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो मुलाकात की है, क्या नवाज शरीफ साहब इस मुलाकात के ऊपर खुश होंगे? क्या नवाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट से ये मुलाकात हुई है? मैं समझता हूँ कि ये एक अब लाइन एक ड्रा होगी जो कि आलमोस्ट हो चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह
नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा का जो बयानिया है, जो पीडीएम के हवाले से जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, वो बिल्कुल इसके बरक्स है। और मरियम साहिबा का वो बयानिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत से मज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि हम फ़ौज से मज़ाकरात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने आज उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि हमें सियासी डायलॉग करना चाहिए, हमें हुकूमत और सियासी पार्टियों को मिल बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक क्लियर कट एक उनकी जानब से एक बगावत है, अलम बगावत है, जो कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की जो अंदाज़े सियासत है, जो उनका नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने उसके बिल्कुल एक बरक्स लाइन ली है। और इसी तरीके से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनको भी पहली मरतबा ये हम देख रहे हैं माजी में कि 3 दफ़ा तो हमने देखा गुज़श्ता 30-40 सालों के कि जो इस्टेब्लिशमेंट जो है नून लीग हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है। पहली मरतबा और पीपल्स पार्टी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको कंसिडर किया जाता था। पहली मरतबा ये हुआ है कि जो पीपल्स पार्टी है ये खला जो है वो फिल करने की कोशिश कर रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपने पत्ते जो है और कार्ड जो है बड़े सोच समझ कर खेल रहे हैं। और जिस तरीके से वो पीडीएम के साथ भी हैं और नहीं भी हैं, पीडीएम में होते हुए भी बहुत सारी चीज़ों पे आके वो वहाँ से उनसे इत्फाक नहीं करते और आके वजाहतें भी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप को इंटैक्ट भी रखा हुआ है पीडीएम के साथ। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से अब पीडीएम जो है ये दावा कर रही है कि जनाब हम दिसंबर में या जनवरी में इस हुकूमत को चलता करेंगे, ये कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी होगी जिससे हुकूमत जा सकती है। मैं समझता हूँ कि पीडीएम के अंदर बहुत सारी ऑलरेडी दरारें पड़ चुकी हैं। नून लीग के अंदर एक वाजे जो है वो 2 धड़े बनते दिखाई देते हैं, और इसी तरीके से पीडीएम और जो बयानिया उसका है जिसपे मौलाना फजल रहमान साहब या मरियम साहिबा जो है वो एक तरफ हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बिल्कुल इस बयानिए के पूरी तरह इसके साथ नहीं है। वो उनका बयानिया भी कदरे शहबाज शरीफ साहब से मिलता जुलता है। और चौधरी निसार अली खान साहब का भी यही बयानिया था कि हमें इदारों के साथ टकराव नहीं, उनके साथ डायलॉग करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। वही चौधरी निसार अली खान जो नवाज शरीफ साहब को भी यही मशवरा देते थे और इसी बात पे उनकी लड़ाई हुई थी। अब शहबाज शरीफ साहब जो है चौधरी निसार अली खान की ज़बान बोल रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्या मरियम साहिबा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी? मैं नहीं समझता कि वो किसी सूरत भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। नून लीग की बहुत सारी जो लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज है उनके साथ खड़ी है। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का साथ देने के लिए वो तैयार नहीं है। जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि नून लीग के अंदर अब ये बड़ी बात शिद्दत से महसूस की जा रही है कि हमें अब इस चीज़ का तयन कर लेना चाहिए कि क्या हम मुल्क दुश्मन जो है या रियासत दुश्मन जो है पॉलिसी हैं उनके साथ खड़ा होकर अपना फ्यूचर जो है वो दाव पर लगाएंगे, या कि हम मुल्क की इदारों के साथ एक मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करके अपना जो फ्यूचर है, अपना जो मुस्तकबिल है, अपनी जो सर्वाइवल है उसको बचाएंगे, ताकि आगे फ्यूचर जो पॉलिटिक्स है या सियासी मंजरनामे में हम अपनी सियासी जो स्पेस जो है वो बना सकें। तो मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इससे अब वो जो नून और शीन बीच में से निकलने जा रही है, अल्टीमेटली वो जो बिल्ली है वो बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। और अब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अलम बगावत बुलंद कर दिया। शहबाज शरीफ साहब से जब पीडीएम के हवाले से बात की तो उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने उससे ग्रेज किया। पीडीएम की जो पॉलिटिक्स है उसके साथ हमजा हों या शहबाज शरीफ साहब हों, वो उस बयानी के साथ चलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि वो आके जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रेफर किया है जेल में रहने को, बावजूद इसके कि वो आज़ाद रह सकते थे। उनके पास बेल की ऑप्शन थी जो कि दानिस्ता उन्होंने खुद वापस ली वो एप्लीकेशन, जिसकी बुनियाद पर फिर उनको जेल में जाना पड़ा। तो अब ये जो मामलात हो रहे हैं इसके हवाले से नई साफबंदियाँ क्या हो रही हैं। 13 दिसंबर को क्या होने जा रहा है? 13 दिसंबर को भी मुल्तान के जलसे की तरह हुकूमत बुलंदोबांग दावे भी करेगी। कोरोना SOPs की अमल दरामद की आड़ में जलसा
अब देखना ये है कि क्या मुल्तान की तरह हुकूमत पहले बुलंदोबांग दावे करके गवर्नमेंट रिट कायम करने की बात करके SOP को इंश्योर करने के नाम पर जलसे की इजाज़त ना देकर उसी तरीके से दोबारा इजाज़त देगी, या हुकूमत जो है अब जो है इस पर सख्ती से अमल पैरा होगी। मैं ये समझता हूँ कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि लाहौर का जलसा भी होगा, हुकूमत जो है उसकी बढ़के उसके जो दावे हैं वो काम नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी तक नून लीग की जो क़यादत है वो इस जलसे के हवाले से कोई मुतहरक नज़र नहीं आती, कोई मोबिलाइजेशन जो है कारकुनों में, कोई मोटिवेशन जो है वो अभी नज़र नहीं आ रही। अब देखना ये है कि ये जलसा जो है मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है, जिस तरह दावा किया जा रहा है नून लीग की जानब से बहुत बड़ा हम जलसा करेंगे, क्या ये इमरान खान साहब के 2011 के जो जलसा है उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा? मुझे तो नहीं लगता। अब 11 जमातें मिलकर भी मैं नहीं समझता कि उस जलसे का रिकॉर्ड तोड़ सकेंगी। तो अब ये मरियम साहिबा जो है कारकुन या बंदे इकट्ठे करने में तो कामयाब हो जाएंगी, लेकिन क्या इससे वो हुकूमत का ख़ात्मा करने में कामयाब हो जाएंगी? अब बात यह है कि यहाँ पे एक बात की है आज उन्होंने कि जनाब यहाँ 13 दिसंबर को हम अगले लाए अमल का इंतज़ार करेंगे। अगला लाए अमल जो है वो क्या हो सकता है, उस हवाले से जो ऑप्शंस की बात वो करते हैं बार बार कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन जो है वो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है। वो पीपल्स पार्टी अपना इक़्तिदार एंजॉय कर रही है सिंध में, वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब चूँकि सेनेट के अंदर मार्च के अंदर PTI की जो है वो अक्सरियत आ जाएगी सेनेट के अंदर भी, तो उससे अब PTI की हुकूमत मज़ीद मजबूत होगी, ना कि वो कमज़ोर होगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो ये पहली हुकूमत है जो कि खुद इलेक्शन को शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर अपोजिशन जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। जो बायोमेट्रिक यानी जो वोटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, उस हवाले से जो हुकूमत ये इक़दाम करने जा रही है। और दूसरी जानब सेनेट इलेक्शन के अंदर जो सीक्रेट बैलेट की जगह पे जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, जो एक हर जो हुकूमत है वो एक बाज़ार से जाती थी और वो हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाज़ार गर्म होता था और करोड़ों रुपए का जो खेल खेला जाता था हुकूमती वसाइल डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर, मुख्तलिफ ब्राइब्स के नाम पर लोगों की खरीद और फरोख्त होती थी। पहले ये हुकूमत है जिसने ये फ़ैसला किया है, इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र किया है कि वो चाहते हैं कि जनाब इसको शो ऑफ हैंड के ज़रिए यानी हाथ खड़ा करके जो वोट हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग का ख़ात्मा हो सके। अब ये दोनों वो मामलात हैं जिससे अगर ये अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में धांधली का जो एक जवाज़ है वो ख़त्म हो सके, तो इनको सीरियस होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर ये अपोजिशन जमातें आएंगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो बार बार ये कहते हैं कि जनाब ये अपोजिशन जमातें जो हैं उनके साथ वो हर इशू पे बैठने के लिए तैयार हैं, मासवा NRO जो कि ये अपने बिलावल साहब और मरियम साहिबा अपने और वालदैन के लिए जो NRO मांगती हैं, जो नैब के ख़ात्मे की बात करते हैं, वो किसी सूरत इनको NRO नहीं देंगे, बेशक उनकी हुकूमत ही चली जाए। अब दिसंबर और जनवरी के हवाले से जो ये पेशीन गोई बिलावल साहब और मरियम साहिबा ने की है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई हकीकत सामने नज़र नहीं आ रही। हुकूमत को सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो है महंगाई का, गुर्बत का, बेरोज़गारी का। और इमरान खान साहब ने जो अभी जो इंडिकेटर्स हमारे मुल्क के आ रहे हैं, बेशक आवाम को बराह रास्त जो रिलीफ है वो तो हुकूमत देने में कामयाब अभी नहीं हो सकी। महंगाई का इशू भी है, बेरोज़गारी का इशू भी है, और जिस तरीके से ये दो बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आवाम तक उनका समराट जो है पहुँचेंगे, वो ये हैं कि एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की कोरोना के बावजूद वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों में अगर देखा जाए। फिर उसके बाद करंट डेफिसिट जो खसारा है वो बहुत यानी उस पर काबू पाया गया है, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और फिर जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, जो रेमिटेंस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जन्म से उसके अंदर इजाफा होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और ख़ास तौर पर जो सनती पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से जो उसका रिवाइवल हुआ है
कि 2004-5 साल पहले, अगर हम ये 3 साल पहले की बात करें तो उस वक्त तक ये टेक्सटाइल सेक्टर और बुरी तरह ये तबाह हो चुकी थी। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन बंद होने के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन अब ये हुकूमत ने जो पॉलिसी का ऐलान किया है, जो इंसेंटिव दिया है उनको, बिजली के बिलों में 25 और 50% रियायत दी है, उससे पूरी इस्तेदाद कार के साथ जो हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ है वो चल पड़ी है। और ना सिर्फ रोज़गार लोगों को मिला है, बल्कि मौजूदा भी अगर देखा जाए तो 25% मज़ीद लेबर जो है उसकी ज़रूरत है, कमी पैदा होगी और 30,000 नई जो है वो लूम्स लग रही हैं। एक्सपोर्ट के ऑर्डर पहली मरतबा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो डाइवर्ट हो गए थे, जो चले गए थे पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश और भारत को, वो दोबारा पाकिस्तान को डाइवर्ट हो गया ऑर्डर। और इसी तरीके से अगर हुकूमत ये महंगाई के जिन पर अगर काबू पा लेती है, ये जो सर्कुलर डाटा है, जो IPPs माफिया है उसके साथ अगर डील करने में कामयाब हो जाती है, लोगों को जो महंगाई है उसके ऊपर काबू पा लेती है, रोज़गार देने में अगर कामयाब हो जाती है, जो घरों का वादा किया था 50 लाख, उस हवाले से अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है, रोज़गार लोगों को देने में कामयाब हो जाती है, तो फिर तो ये अपोजिशन का एक गैर फितरी और जो एक इत्तेहाद है, जो कि एक स्कैटर्ड किस्म का लोग जो पार्टियां आपस में मिल के उन्होंने एक अपने अपने ज़ाती एजेंडे के लिए, अपने केसेस से अपनी जान छुड़ाने के लिए जो इत्तेहाद किया है, मेरा ख्याल है ये हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं हो सकेगा। 2023 तक अगर ये हुकूमत काम करती है और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि 2-2.5 साल हमें चीज़ों की सिमत दुरुस्त करने में या ठीक करने में लगे हैं, और आगे जो अब 3 साल हैं इसमें हम जो चीज़ मुल्क को उठाएंगे, तो इदारों को उठाएंगे, तो अब देखते ये हैं कि अगर 3 साल हुकूमत इस पे भरपूर अगर तवज्जो दे लेती है, तो फिर 2023 के अंदर हम देखेंगे कि ये हुकूमत जो है जिसके पास इस वक्त चूँकि मैंडेट नहीं है, उसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है हुकूमत के पास, और यही वजह है कि लेजिस्लेशन में बहुत सारे मसाइल का सामना हुकूमत को, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि बहुत से चैलेंजेस जो हैं उससे हुकूमत निकली है। सेनेट के अंदर अदम एतमाद जो की गई उस पर हुकूमत जो है उसने विन किया। स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद लाने की अपोजिशन ने बात की उससे वो बैकआउट कर गए। फिर जिस तरह फाइनेंस बिल पास हुए, बजट पास हुकूमत ने करवाए, फिर उसके बाद हुकूमत ने अपोजिशन की NRO की जो ख्वाहिश है, जो नायब कवानीन की तरमीम है, उस पर रजामंदी ना होने के बावजूद अपोजिशन जमातों की 45 का बिल जिस तरह पास करवा लिया, और इंटरनेशनल जो पाबंदियां हमारे ऊपर लग सकती थी, हम ग्रे से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते थे, उससे हुकूमत बाहर निकली। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और अगर हुकूमत अपने जो अखराजात है उन पर काबू पा लेती है और IMF की मज़ीद अगर वो इमदाद पे बजाय अपने ख़ुद पे इंसारी पे जाती है, तो ये वो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर जो डॉलर का जो बहुत ज़्यादा रुपए के ऊपर जो जिस तरीके से दबाव था, और अब 10 रुपये तकरीबन कम डॉलर की कीमत होगी रुपए के मुकाबले में, यानी रुपया जो है उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले में बढ़ी है, यानी एज़ कम्पेयर टू अगर प्रीवियस उसको देखा जाए जिस तरीके से डॉलर बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा था, लेकिन अब रुपया जो है मुस्तकम हुआ है। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाने में कोई शक नहीं है कि हुकूमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो को बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन फिर वही मसला है कि आम जो आदमी है उस तक ये रिलीफ नहीं पहुंच रहा। आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसको 50-56 रुपए वाली चीनी जो है 120 रुपए में मिल रही है, उसको अंडा जो है वो 18 से 20 रुपए में मिल रहा है, उसको घी जो है वो 50 से 80 रुपए kg उसमें इजाफा हो गया है, उसको बिल जो गैस के हैं वो ज़्यादा पहले से आ रहे हैं, उसको बिजली के बिल पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, वो बेरोज़गार हो रहा है, वो उसका चूल्हा जो है वो रोज़ उसके जो है चूल्हा उसका जो है वो बुझ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, अगर हुकूमत को इनको ओवरकम कर ले, इन पे काबू पा ले, तो दैन जो है 2023 में हुकूमत इससे बेहतर रिज़ल्ट उसको मिल सकते हैं। अदरवाइज़ जो अपोजिशन है, ये जो लोग जा रहे हैं, ये अपोजिशन की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत नहीं है, ये बल्कि मौजूदा जो महंगाई है, जो उसकी वेव है,
ये उसका रद्द अमल है कि जो इन जलसों में लोग जा रहे हैं, इन पार्टियों के जलसों में जो 11 पार्टियां मिलके भी चंद सौ या चंद हज़ार लोग जमा अगर कर रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये जो तहरीक है इससे हुकूमत चली जाएगी जनवरी और दिसंबर तक। अभी तक कोई ऐसे इंडिकेटर नहीं है। हुकूमत जो है सिविलियन गवर्नमेंट और जो अस्करी क़यादत है वो भी एक पेज पर है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ISA का दौरा किया हेडक्वार्टर का, वहाँ पे भी आर्मी चीफ भी मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, नेवल और एयर चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे डिस्कस हुए। मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान को कौन से अंदरूनी और कौन से बैरूनी चैलेंजेस जो है उसका सामना है। तो उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इदारे हैं वो भी रियासत के साथ खड़े हैं इस वक्त, और जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और ख़ुद मुख्तारी के लिए तमाम तरह अपने वसाइल बरूएकार ला रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये दावा कर रहे हैं PDM के लोग कि जनाब जनवरी या दिसंबर में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये ख़बर है। और ये इन जो चीज़ें हैं, ये डाउट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको अगर सामने रखें तो जिस तरीके से कि PDM के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं, खलीज है, उनका बयानिया जो आपस में बहुत सारा तजाद है। इसी तरह हुकूमत अगर अपने आप को जिस तरह उसने पाँव पे खड़ा किया है और आगे अब राइज़ की तरफ जा रही है, और हुकूमत अगर महंगाई के जिन पर काबू पा लेगी, तो मैं समझता हूँ कि दिसंबर या जनवरी की बजाय ये 2023 तक हुकूमत अपना मुद्दत पूरी कर सकती है। और हुकूमत अगर मुद्दत पूरी कर लेगी तो यही ख़तरा है जो PMLN को और पीपल्स पार्टी को कि अगर हुकूमत ये मुद्दत पूरी कर गई तो जिस तरह 30-40 साल हम जो परफॉर्म नहीं कर सके, जो अचीवमेंट 30-40 सालों में भी नहीं कर सके, अगर ये हुकूमत उसमें कर गई तो फिर ये है कि अगली दफ़ा तो शायद हमें इतने वोट भी ना मिलें। तो मामला ये है कि अब देखना ये है कि क्या हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में, परफॉर्म करने में कामयाब होती है। अगर वो होगी, यकीनन PDM की जो है ये तहरीक जो है ये नाकामी से दो चार होगी। लेकिन अगर महंगाई का जिन जो है वो बोतल में बंद करने में कामयाब नहीं होगी हुकूमत, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये PDM की तहरीक जो है वो कामयाब भी हो सकती है और हुकूमत जो है 2023 से पहले भी घर जा सकती है। तो अब देखना ये है कि हुकूमत और PDM जो इनका आपस में एक मुकाबला चल रहा है, इसमें अब ऊँट किस वक्त करवट बैठेगा ये डिपेंड करता है हुकूमत की परफॉर्मेंस पे। अगर वो बेहतर परफॉर्म करेगी तो यकीनन जो है PDM की तहरीक जो है वो नाकामी से दो चार हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, और अगर आपको चैनल जो है पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।